तो बेटा अपन एक्टिविटी पढ़ रहे थे, ठीक है। एक्टिविटी अपन ने देखा था कि एक्टिविटी में वही रिलेशन आया सारे, क्या जैसा n बराबर n नॉट डी की पावर माइनस लेमडा टी होता है, वैसा a बराबर a नॉट डी की पावर, जैसे नंबर घटते वैसे एक्टिविटी घटती, क्योंकि एक्टिविटी इज डीके रेट और डीके रेट इज लेमडा n, तो n के जैसा n का फैक्शन वैसा एक्टिविटी का फैक्शन। अच्छा एक बात बता, याद है एक हाफ लाइफ बाद नंबर आधे, दो हाफ लाइफ बाद नंबर 1/4, तीन हाफ लाइफ बाद नंबर 1/8, ऐसे एक्टिविटी भी 1/2 वो सब कुछ वही, तो a बराबर a नॉट डी 2 टू द पावर n, 2 की पावर है आपको याद रखनी, मैंने बता दिया था। आ जाओ एक क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो क्वेश्चन पढ़ो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर एन रेडियोएक्टिव एलिमेंट। ठीक साहब, एक पहला इक्वेशन लिखा है n बराबर n नॉट डी की पावर माइनस लेमडा टी, जहां n को मोल बोला गया है, n बराबर n नॉट डी की पावर माइनस लेमडा टी, जहां n नंबर है रेडियोएक्टिव एलिमेंट के, m बराबर m नॉट डी की पावर माइनस लेमडा टी, जहां m मास को बोला गया है, n बराबर ये लिखा रामायण कुछ m नॉट मास, m मोलिकुलर मास बोला है m को, एंड na एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। ठीक साहब, a बराबर a नॉट टी की पावर माइनस लेमडा टी, जहां a को एक्टिविटी बोला गया है और लिखा ऑल आर करेक्ट। चलो साहब आ जाओ। तो यार एक बात बता तू, मैंने तेरे को ये बात थोड़ी पहले ही समझा दी। सर ये क्वेश्चन कराने का मकसद क्या, मैं कारण बताता हूँ। कई बार वो बोलता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट के 100 ग्राम है, उसकी हाफ लाइफ 10 दिन है, तो बताओ 20 दिन बाद कितना ग्राम बचेगा, तो 25 ग्राम, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट 25 ग्राम रह जाएगा। अब कई बच्चे सोचते हैं यार मास नंबर का रिलेशन होता है, भाई नंबर एक हाफ लाइफ बाद n0/2 हो जाते हैं, n0/4 दो हाफ लाइफ बाद हो जाते हैं, तो नंबर 1/4 होंगे, मास में कैसे रिलेशन लगा दिया। कई बार वो ऐसा लिखा हुआ देख लेते किताबों में, तो वो डर जाते एकदम, ए बेटा क्या डर रहा है यार, जैसे नंबर घटेंगे वैसे मास घटेगा, किसी चीज के नंबर आधे हो गए तो मास आधा हो तो क्या, तो मास में भी वही रिलेशन चलता है, इसलिए डरना नहीं है। तो मैं बोल दूं जैसे जैसे नंबर कम होंगे किसी चीज के, वैसे वैसे उसका मास भी कम होगा, मोल भी कम होगा, एक्टिविटी भी कम होगी, सब उसी फैशन में घटेंगे। तो क्या मैं बोल दूं यस मोल भी घटेंगे, और नंबर आधे मोल आधे, नंबर तो ये रिलेशन तो पढ़ा ही है अपन ने, मास भी सही बात है। अगर एक बात बता, हीलियम के 1 मोल का मास अगर 4 ग्राम होता है, 4 ग्राम होता है, तो अगर आधा मोल रह जाएगा तो 2 ग्राम ही तो बचेगा, नंबर आधे तो मास आधा, चीजें ही आती रह गई। ये रिलेशन कैसे, एक्टिविटी, ओके सर एक्टिविटी तो पढ़ा ही था तेरे को लेमडा, ये रिलेशन भी पढ़ाया। ये देखो सर ये कैसा आया बताता हूं, ये थोड़ी केमिस्ट्री लगेगी, आ जाओ बच्चों को पढ़े केमिस्ट्री। देख क्या मैं बोल दूं, ये है मास, और मास अपॉन मोलिकुलर मास क्या होता बोलो, मास अपॉन मोलिकुलर मास, मैं बोल दूं मोल हो जाते हैं, तो मास अपॉन मोलिकुलर मास इज मोल, तो ये हो गया m नॉट मास अपॉन मोलिकुलर मास m, तो ये हो गया मोल, दीज आर मोल। अच्छा इनटू एवोगैड्रो नंबर, आ जाओ एवोगैड्रो नंबर ये न, तो क्या मैं बोल दूं ये एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दे, ये नंबर हो गए, तो ये होगा इनिशियल नंबर। तो जो इनिशियल मास था उसमें मोलिकुलर मास का डिवाइड करा तो इनिशियल मोल आ गए, इनिशियल मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर, ये आ गया मोलिकुलर क्या नंबर इसके इनिशियल नंबर, तो ये n नॉट है, क्या है दिस इज बेसिकली n नॉट, तो ये n नॉट e की पावर माइनस लेमडा टी। क्लियर है क्या सर, समझ में आ गया। ठीक है ये एक्टिविटी, तो सारे रिलेशन करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल आर करेक्ट। ठीक है सर समझ में आ गई। तो अब आप धड़ल्ले से लगाओ, कभी वो मास घटाए टेंशन मत ले, मोल घटाए टेंशन मत ले, डर मत, नंबर घटाए टेंशन मत ले, सब सेम बातें हैं। सर समझ में आ गया है ना। एग्जाम्पल 24 हो गया, आजा बेटा। और एग्जाम्पल 25 देखो बेटा, अगर मैं बोलूं तेरे को इफ, ठीक है, देयर आर 10 ग्राम रेडियो एक्टिव एलिमेंट X in a container, है ना, आफ्टर decay, it converts in stable product Y, ठीक है, in Y, then half life of X is 2R, then after
4r. Mass of x in container will be, ठीक है, कंटेनर में x का मास क्या होगा, ठीक है। तो क्या मैं बोल दूं, अब ये मास के लिए भी बोल रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, तो सॉल्यूशन में मैं लिख दूं क्या कि मास ऑफ x वुड बी, बोलो m0 अपॉन 2 to the power n कर दूं, वेयर n बराबर, बोलो n बराबर कितना आ जाएगा, तो t अपॉन t हाफ, बोलो, और यहां से n बराबर कितना गया बेटा, t है 4 घंटे, t हाफ है 2r, दोनों को काटा पीटी करी तो 2 आ गया n बराबर, तो ये आ गया n बराबर 2। तो यहां से m0 कितना है बेटा, तो m0 कितना है 10 ग्राम अपॉन 2 to the power 2, मैं बोल दूं आ जाएगा 10/4, तो 2.5 ग्राम, 2.5 ग्राम यह आ जाएगा m, ठीक है। तो x के एलिमेंट का बचा हुआ मास, लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर वो पूछ लेता कि बताओ कंटेनर का मास कितना है, दो हाफ लाइफ बाद, तो बेटा जो भी डीके हुआ तो मैं बोल दूं वो सारी चीज है तो कंटेनर के अंदर, तो कंटेनर का मास 10 ग्राम ही होता, कितना होता है, क्योंकि ये x कन्वर्ट होकर y बन रहा है और मैं तो कह रहा हूँ फलाना जी अल्फा डीके भी कर रहा है, तो बोल दूं वो सारे इस कंटेनर के अंदर ही है। अगर वो ये नहीं बोले एस्केप कर गए, वो क्लियर क्वेश्चन ही नहीं है, तो एस्केप कर गए, तो कंटेनर का मास वुड बी 10 ग्राम, क्यों, क्योंकि अगर ये 2.5 ग्राम बचा 7.5 प्रोडक्ट बना, वो भी तो कंटेनर के अंदर ही है, क्लियर है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, कंटेनर का मास पूछा है या इसका। हाँ बेटा, साथ में अपन देख लेते हैं इसका यूज, देखो जो अपन पढ़ रहे हैं ना रेडियोएक्टिव, तो कार्बन डेटिंग सिस्टम का यूज भी है इनके, है ना, तो क्या है कार्बन डेटिंग सिस्टम, कार्बन डेटिंग सिस्टम, डेटिंग सिस्टम। सर ये क्या होता है कार्बन डेटिंग सिस्टम, देखो बेटा एक्चुअल में क्या होता है, जब तक इंसान जिंदा होता है, क्या बोला मैंने, जब तक हम लिविंग ऑर्गेनिज्म, जब तक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है, C14 और C12, बायोलॉजी है तुम तो बहुत अच्छे समझोगे, C14 और C12 का रेशो फिक्स होता है हमारे शरीर में, C14 और C12 का रेशो फिक्स होता है ना, फिक्स रेशो होता है। फिर जैसे देखो अब क्या होता है, जब तक हम जिंदा है, हम बाहर से कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड खाते हैं तो उसमें कार्बन का इनलेट भी कर रहे हैं, क्लियर है, तो कार्बन आ रहा है तो हमारा C14 C12 का रेशो मेंटेन रहता है, जबकि C14 इज एन रेडियोएक्टिव एलिमेंट। मैंने आपको बताया था, देखो ये लाइट एलिमेंट है, दिस इज लाइट एलिमेंट, क्या है ये लाइट एलिमेंट, और लाइट एलिमेंट में याद है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इक्वल होने चाहिए स्टेबिलिटी के लिए, फॉर स्टेबिलिटी, ए बायोलॉजी फॉर स्टेबिलिटी रेशो ऑफ न्यूट्रॉन या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन शुड बी सेम। तो यहां पे देख लो, यहां पे 6 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है, तो मैं बोल दूं दिस इज नॉट स्टेबल, नॉट स्टेबल, ए लाइट एलिमेंट हो गया नॉट स्टेबल, तो C14 इज नॉट स्टेबल एलिमेंट, यस ये स्टेबल है, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, यस स्टेबल, यस स्टेबल। तो हमारे शरीर में C12 तो स्टेबल है, कार्बन 12 तो स्टेबल, कार्बन 14 इज एन अनस्टेबल एलिमेंट। तो क्या मैं बोल दूं कि ये C14 अनस्टेबल और ये स्टेबल है, फिर सर रेशो फिक्स कैसे, क्योंकि हमारे जितना भी कार्बन 14 कम हो जाता है या घट जाता है वो हम वापस इनलेट कर लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड खा के, इसलिए वो रेशो मेंटेन रहता है। लेकिन क्या होगा अगर कोई डेड हो जाए, या तो इंसान डेड हो जाए या पेड़ को काट दे कोई, जैसे एक पेड़ को काट के नीचे गिरा दिया, या पुराने जमाने में जो उथल पुथल हुई थी, मान लो पेड़ वगैरह सब जमीन में होता ना जैसे पैक हो गए, तो देखो अब क्या होता है, तो जैसे ही मैं बोल दूं कोई डेड हो गया तो C14 लगातार कम होता जाएगा, उसके शरीर में C14 लगातार कम होगा, डिसइंटीग्रेट होता रहेगा। सर ये कैसे डिसइंटीग्रेट होता है, तो C14 क्या चाहता है, पहले तो मेरे को बताओ ये C14 क्या चाहता है, हालांकि मैंने इसका हिंट भी दिया हुआ तुम्हारे को जब मैं स्टेबिलिटी कर पढ़ा रहा था, याद कर ले। तो ये क्या चाहता है, ये चाहता है कि मेरे प्रोटॉन न्यूट्रॉन सेम हो जाए। तो फिर समस्या क्या है, इसके अंदर 6 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन है, तो मैं बोल दूं न्यूट्रॉन एक्सेस में, तो ये न्यूट्रॉन चाहता है कि मैं प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाऊं, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो साथ में बीटा माइनस बनेगा और एंटी न्यूट्रिनो बनेगा। तो क्या मैं बोल दूं C14 रेडियोएक्टिव डीके देखे या बीटा माइनस डीके देखे, आफ्टर बीटा माइनस डीके इट कन्वर्ट्स इनटू नाइट्रोजन, क्यों, क्योंकि C14 बीटा माइनस डीके देगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो साथ में बीटा माइनस और एंटी न्यूट्रिनो बनेगा, और जैसे ही न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा प्रोटॉन का नंबर 1 बढ़ गया और टोटल नंबर 14 ही रहे। तो क्या मैं बोल दूं हम कामयाबी की ओर पहुंच गए, 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन हो गए, बीटा माइनस डीके हुआ, साथ में एंटी न्यूट्रिनो बना। तो इस पे खूब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ध्यान रख लेना। कार्बन डेटिंग में कौन अनस्टेबल एलिमेंट होता है, कार्बन डेटिंग सिस्टम पे जो यूज होता है चीज उसमें, तो C14 इज एन अनस्टेबल एलिमेंट। किसमें कन्वर्ट होता है, नाइट्रोजन में। कौन सा डीके करता है, बीटा माइनस, क्या बनता है साथ में, एंटी न्यूट्रिनो। ओके, कुछ भी पूछ सकता है। सर समझ में आ गया क्यों होता है ऐसा, समझ में आ गया, क्योंकि ये स्टेबिलिटी कर्व से अलग एलिमेंट है। स्टेबिलिटी कर्व में y बराबर z लाइन या z बराबर n वाली लाइन चलती है, कौन सी, न्यूट्रॉन प्रोटॉन इक्वल वाली। ठीक सर,
तो यहां पर लिखते सारा, तो मैं बोल दूं जैसे जैसे C14 कम होता जाता है वैसे वैसे रेशियो डिस्टर्ब होता जाता है। तो जब आदमी डेड हो जाता है तो उसमें C14 की एक्टिविटी रिड्यूस होती है। क्या बोल दूं, इसकी एक्टिविटी रिड्यूस होती है, एक्टिविटी रिड्यूस होती जाती है, रिड्यूस होती जाती है, होती जाती है। तो जो साइंटिस्ट लोग डॉक्टर फालुके CID, ठीक है, तो डॉक्टर फालुके जो होता है वो क्या करता है, C14 की एक्टिविटी से ही तो अपन को जो रिपोर्ट बताता ना कि इतनी बजे बड़ा होगा, फलाना हुआ होगा, वो C14 की एक्टिविटी से मेजर करते हैं। क्लियर है क्या? ठीक साहब। एक इसमें ऐसा पोटेंशियम आर्गन मेथड भी होता है बेटा। ए बायोलॉजी तुमने पढ़ा होगा, फॉसिल्स वगैरह की एज निकालने के लिए पोटेंशियम आर्गन मेथड यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि पोटेंशियम की हाफ लाइफ बहुत ज्यादा होती है। सर उससे क्या फायदा? उससे बहुत पुरानी एज भी मेजर कर लेता हूं। इसकी हाफ लाइफ देखो, C14 की हाफ लाइफ कितनी होती है बोलो? C14 हाफ लाइफ ऑफ C14, टी हाफ ऑफ C, सब लिखूंगा अभी मैं। टी हाफ ऑफ C14 इज 5730 साल, है ना सर? ये छोटी है क्या? हाँ, तुम्हारे जो बायोलॉजिकल मेजरमेंट्स होते हैं उसके हिसाब से तो ये एज बहुत छोटी है। क्यों? क्योंकि हमारे को तो करोड़ों अरबों सालों लाखों सालों वाली पुरानी चीजें भी देखनी होती है, तो उसमें ये काम नहीं आएगा। सर क्यों काम नहीं आएगा? कोई चीज अगर मान लो 50,000 1 लाख साल पुरानी है तो इसमें तो खूब सारी हाफ लाइफ आ जाएगी, तो उसकी एक्टिविटी लगभग 0 हो जाएगी, मतलब टेंस टू 0 हो जाएगी। तो बहुत माइन्यूट से वेरिएशन देगा ये। पोटेंशियम आर्गन मेथड यूज लेते हैं, उसकी हाफ लाइफ बहुत ज्यादा होती है। मुझे नहीं पता एक्जैक्टली कितनी होती है, पर हाँ बहुत ज्यादा होती है, बात मुझे मालूम है। तो तुम्हारे जो फॉसिल्स हो गया, डायनासोर थे या नहीं थे, ये सब पता करने के लिए जो मेथड यूज करते हैं साइंटिस्ट लोगों, पोटेंशियम आर्गन मेथड है। ठीक है बेटा? चलो, बहुत ज्यादा बातें हो गई, इतनी बातें यहां करनी नहीं चाहिए थी मेरे को, पर ठीक है, अब थोड़ा सा ज्ञान होता है तो अच्छा लगता है हमारे को भी। ठीक है, अब देखो हमारे काम की बातें लिख रहा हूं, जो जो क्वेश्चन तुम्हारे पूछते हैं इसमें से बता देता हूं। कार्बन डेटिंग, इट इज यूज्ड, क्या काम आती है? इट इज यूज्ड टू फाइंड द एज ऑफ, मैं जानबूझ के थ्योरी वही लैंग्वेज लिखा रहा हूं जो मॉड्यूल में, ताकि तुम्हारे क्या ज्यादा थ्योरी इकट्ठी नहीं हो। नहीं तो तुम क्या उसी में कभी मॉड्यूल पढ़ते हो, फिर कभी कॉपी पढ़ते हो, कभी फलानी कॉपी पढ़ते हो, टाइम खराब नहीं करना, है ना? एज ऑफ अर्थ, है ना? एज ऑफ अर्थ एंड फॉसिल्स। अरे फॉसिल्स जो कम पुराने हैं, सर आपने तो अभी बोला था फॉसिल्स भी ज्यादा पुराने कम पुराने सब होते हैं। तो इट इज यूज्ड टू फाइंड द एज ऑफ अर्थ एंड फॉसिल्स। ओके सर, आगे आ जाओ। In this C14, 6C14 is an unstable element. Is an unstable element. And after beta minus decay, ध्यान रखना बीटा माइनस डीके देता है, it converts into N7N14, ठीक है ना? एज पर 6C14 gives you 7N14 प्लस बीटा माइनस प्लस एंटी न्यूट्रिनो। ये इस रिएक्शन को फॉलो करते हुए ये से कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, से समझ में आ गई? ठीक है, अब देखो, चलो आ जाओ। अब हाफ लाइफ ऑफ C14 इज, बोलो टी हाफ बराबर कितनी होती है? 5730 ईयर, 5730 ईयर। ठीक है, ये हाफ लाइफ, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक साहब, तो कार्बन डेटिंग में जो हमारे काम की बात थी वो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये रिएक्शन है, क्या? ये वाली इक्वेशन है, इस पे क्वेश्चन खूब आते हैं ना, बीटा माइनस डीके करता है। ठीक है, और इस पे न्यूमेरिकल बनते हैं, वो क्या बनते हैं बता देता हूं। ठीक है, एक क्वेश्चन एक आधा इसी में से ले लेते हैं, ये लिखो, मैं बना के दे देता हूं। ठीक है, कहां तक हो गए थे क्वेश्चन अपने? 24, 5 जो भी देख लेना है। एग्जाम्पल 26 मैंने कुछ भी लिख दिया है ना। इफ एक्टिविटी ऑफ C14 in a charcoal sample, is found to be 1/4 of its initial activity. Its initial, या 1/8 कर दो यार, 1/8 of its initial activity. Then find out age of this sample. मतलब कितने साल पुराना है दिस सैंपल। ठीक है,
तो डेट होने के बाद कितने साल पुराना है, तो अब अभी आ जाओ निकालते हैं। तो मैं बोल दूं क्या, ए एक्टिविटी, तो मैं बोल दूं एक्टिविटी बराबर ए नोट 2 टू द पावर n। सर ये फॉर्मूला क्यों लगा रहे हो, क्योंकि ये 2 की पावर में, इधर देखो ये, तो यहां से मैं बोल दूं कि यार देखो n कितना आएगा, पहले n निकालते, तो n बराबर लिख दूं t अपॉन t हाफ। तो यहां से कितना आ जाएगा, तो n बराबर आ गया बेटा, n बराबर आ गया कि ये, सॉरी ये तो मुझे निकाल 1/8 रहेगी ना, एक्टिविटी दी है, अरे n तो पता, एक्टिविटी दी है मेरे को, कितनी दी है एक्टिविटी, a नोट बाई 8, 1/8 ऑफ इनिशियल, ये a नोट बाई 8। तो क्या मैं बोल दूं अपने को यहाँ से a नोट अपॉन, ये कैंसिल हो गया, यहाँ लिख दो 1/2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर n, दिस एम्प्लाइज n इक्वल टू 3। तो क्या बोल दो 3 हाफ लाइफ लगेगी इसमें, अरे बोलो, तो 3 हाफ लाइफ लगेगी, तो मैं यहाँ से बोल दूं दिस 3 इज इक्वल टू, सॉरी n इक्वल टू t अपॉन t हाफ, तो यहाँ से t इक्वल टू n इंटू टी हाफ, और ये 3 आ गया, और t हाफ बताओ कितना होता है कार्बन का, तो 5730, ये याद भी होना चाहिए, हालांकि वो देगा तेरे को 17,190 आ रहा है, कितना आ रहा देखो, देख ले बेटा, मैंने कैलकुलेशन की जो है ना, मैं तो ये इतने साल पुराना है ये चारकोल सैंपल, ठीक है। यहां पे लिख लो ब्रैकेट में t हाफ ऑफ C14 इज 5730 ईयर, ठीक है, ये आ गया। तो सर ये तो समझ में आ गया हमारे को, तो एक ही क्वेश्चन करूंगा मैं क्योंकि मैं एक्टिविटी को वैसे ही ले रहा हूं जैसे नंबर को लेता हूं, मास को भी वैसे ही लूंगा जैसे नंबर को लेता हूं, मेरे लिए कोई ये नई बात नहीं। क्यों नहीं है नई बात सर, क्योंकि ये सेम फॉर्मूले, कोई दिक्कत नहीं, जैसे नंबर करते वैसे एक्टिविटी, सब 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 ओके सर। तो ये हो गया ये। अब देखो बेटा, हाँ बेटा, अब अपन बात करते हैं देखो बेटा, न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन रिएक्शन की, न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है। हालांकि इसके बारे में आपने छोटी क्लास में पढ़ा, आपको सब पता है। न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, हैवी का टूट के दो स्मॉल या दो स्मॉल फ्रेगमेंट में टूटना, वो लगभग मिडिल वेट के होते हैं, मतलब जो टूटता है उसके। तो जैसे एक हैवी न्यूक्लियाई, ये है हैवी न्यूक्लियाई, कुछ भी हो सकता है, ये हैवी है ना, अभी अपन हैवी न्यूक्लियाई, और इसका टूट के, ठीक है, और इसमें टूटना, दो लाइट में टूटना है ना, लाइट मिडिल वेट न्यूक्लियाई, 2 मिडिल वेट न्यूक्लियाई, 2 मिडिल वेट न्यूक्लियाई, ठीक है। तो 2 मिडिल वेट के न्यूक्लियाई में टूट जाता है, तो हैवी टूट के 2 मिडिल वेट के न्यूक्लियाई में टूट जाता है। कई बार हैवी अपने आप टूट जाता है, कई बार हैवी को तोड़ना पड़ता है न्यूट्रॉनों की बम्बार्डिंग करके। जैसे मैं यूरेनियम की बात करता हूं, क्योंकि अपने अभी पहले समझेंगे फिर लिखेंगे इसको, क्योंकि अभी हमारे यूरेनियम को ही तोड़ेंगे हम, अपन न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़ेंगे। फिजन का सबसे अच्छा एग्जांपल है न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है। अब फिजन भी 2 टाइप का होता है, कंट्रोल अनकंट्रोल्ड। मैं जो बात कर रहा हूं वो कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन की, अभी आगे देखेंगे सारी बात। तो कई बार हमारे को न्यूट्रॉनों की, तो अपन क्या वही बात करते हैं जो हमारे काम की है। तो जब हम यूरेनियम देखो रिएक्शन इसमें 3-4 टाइप की होती है यूरेनियम में। तो जब यूरेनियम, और यूरेनियम में भी कौन सा, इधर देख, यूरेनियम के अभी 2 आइसोटोप पढ़ेंगे अपन, 235 पे जब न्यूट्रॉनों की बम्बार्डिंग करते हैं, ठीक है, ये 92 इसका एटॉमिक नंबर होता है। तो ये डिफरेंट 3 रिएक्शन देता है, डिफरेंट टाइप की 3 रिएक्शन देता है ना। सब में 2 तो मिडिल वेट फ्रेगमेंट बनते हैं, और साथ में 2 न्यूट्रॉन या 3 नए न्यूट्रॉन जनरेट होते हैं, 2 न्यूट्रॉन 3 न्यूट्रॉन 4 न्यूट्रॉन जो भी है ना, तो 2 से 4 नए न्यूट्रॉन जनरेट हो जाते हैं, अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग। लेकिन सब में एनर्जी लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलती है। कितनी निकलती है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी निकलती है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फिजन रिएक्शन में जबरदस्त 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलती है, क्लियर है। तो पर फिजन एनर्जी रिलीज, न्यूक्लियर रिएक्टर में पर फिजन एनर्जी रिलीज इज 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। रिएक्शन में भी एनी ऑफ दिस टाइप, ठीक है। अब देखो इसमें से एक वेल नोन रिएक्शन जो हम लिख सकते हैं, तो एक आधी तो याद हमारे को होनी भी चाहिए। तो न्यूट्रॉनों की बम्बार्डिंग होकर 236 बनता है, यहाँ पे बेरियम एंड क्रिप्टोन। याद रखने का तरीका बकरा, BAKR बकरा, तो बेरियम एंड क्रिप्टोन में तो ऐसे याद रखता था सर, ऐसे ही रख सकते हो आप। वेरी गुड बेटा, तू यूं रख के बता देना, बहुत अच्छे, शाबाश। 36 96 ओके। और साथ में न्यूट्रॉन बनते, इसमें 3 बनते हैं, ठीक है। तो 3 न्यू न्यूट्रॉन्स है ना। अरे यहां लिख दी, कोई बात नहीं अब, है ना। ये तो यहां 2 कर देता हूं, सब यह समझ गया ना। ए बेटा क्या फर्क पड़ रहा है तेरे, तो बेरियम क्रिप्टोन में 3 न्यूट्रॉन नए न्यूट्रॉन बनते, ये तो ये बड़ी वेल नोन रिलेशन है याद रखने के लिए, ठीक है। तो यूरेनियम का जब फिजन होता है तो न्यूट्रॉनों की बम्बार्डिंग से होता है, और ये 2 नए प्रोडक्ट बनते हैं।
बेरियम क्रिप्टॉन और साथ में 3 नए न्यूट्रॉन जनरेट होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं यही रिएक्शन कोई सी भी हो सकती है, पर 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी पर फिजन जनरेट होगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लगभग 200। किसी किताब में 190 भी लिखी होती है तो किसी में 210 भी लिखी होती है, मतलब 190 से 210 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अलग, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अलग अलग बुक में अलग अलग लिखी होती है, पर अपने ऑन एंड एवरेज 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट समझ लो, ठीक है। इससे कैलकुलेशन भी राउंड फिगर में हो जाएगी, ठीक साहब। अच्छा, अब चूंकि एनर्जी जनरेट हो रही है तो मास डिफेक्ट आएगा, बिल्कुल आएगा। तो मैं बोल दूं कि रिएक्टेंट के यार लेफ्ट साइड के जो मास का टोटल होगा, सम ऑफ मास ऑफ ऑल रिएक्टेंट वुड बी ग्रेटर देन सम ऑफ मास ऑफ ऑल प्रोडक्ट। इनके मास से ये मास ज्यादा होगा, सही बात है, मास डिफेक्ट आया, ठीक है। अच्छा, जितना यूरेनियम, सुनना ध्यान से, जितना यूरेनियम अपन काम में लेते हैं उसका 0.01%, उसका 0.01% मास डिफेक्ट होता है, ठीक है। ये देखेंगे अभी अपन आगे, ठीक है, रिएक्टर पढ़ेंगे जब, तो 0.01% मास डिफेक्ट होता है। क्लियर है क्या? ठीक सर, और उससे एनर्जी बन जाती है, ठीक है सर, क्लियर है। अच्छा, अब देखो जो एनर्जी रिलीज होती है वो कहां जाती है, तो भाई ये तो मैं समझा चुका हूं तुम्हारे को कि इनकी काइनेटिक एनर्जी में क्या मोमेंटम कंजर्वेशन के हिसाब से काइनेटिक एनर्जी में बांट लेते हैं, ठीक सर। अच्छा, अब न्यूट्रॉन यहां पे जो गिरता है बेटा वो स्लो न्यूट्रॉन होते हैं, ये स्लो न्यूट्रॉनों की बम्बार्डिंग होती है, स्लो न्यूट्रॉन्स, ठीक है। फास्ट न्यूट्रॉन गिरता है U238 पे, इसके दूसरा जो आइसोटोप होता है उस पे, लेकिन 238 आगे रिएक्शन नहीं देता है, प्लस 0N1, तो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन इस पे जाके बम्बार्ड करते हैं, किस पे? 238 पे, लेकिन ये अनफिजनेबल प्रोडक्ट होता है। 239 जो बनता है ना बेटा, ये अनफिजनेबल प्रोडक्ट है, क्या है ये? अनफिजनेबल। तो 239 इज एन अनफिजनेबल प्रोडक्ट, क्लियर है। ये आगे कोई रिएक्शन नहीं देता, ये देता है, तो स्लो न्यूट्रॉन होना बहुत जरूरी है, ठीक साहब। तो आ जाओ, तो फ्यूजन का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या? न्यूक्लियर रिएक्टर। अब इसको लिख लेते हैं अपन, जो रामायण पढ़ी ना अपन ने वो लिख लेते हैं, है ना, सिस्टमेटिकली लिख लेते हैं, और लिखते हैं उसी लैंग्वेज में है जो मॉड्यूल की लैंग्वेज है, ताकि तुम्हारे ऊपर वर्कलोड नहीं बढ़े। तो देखो लिखा है फिजन, है ना, तो सबसे पहले न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन, पहला पढ़ा रहा हूं, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फिजन, ठीक है। द स्प्लिटिंग ऑफ heavy nuclei, splitting of heavy nuclei कर दो, heavy nucleus into 2 or more, very good, 2 or more, है ना, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 or more middle weight fragment, more fragments ही लिख दो, fragments of comparable mass, ठीक है, ऑफ कंपेरेबल मासेस, है ना, विथ रिलीज ऑफ, विथ एन एनॉर्मस रिलीज ऑफ एनर्जी, अनटशंट एनर्जी रिलीज करने के साथ साथ टूटता है, इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन। बोलो बच्चों। तो द स्प्लिटिंग ऑफ हेवी न्यूक्लियर इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट्स ऑफ कंपेरेबल मासेस, उनके मास लगभग कंपेरेबल होता है, 40 to 60% मास होता है, विथ एन एनॉर्मस रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन, ठीक है। चलो साहब, अच्छा अब अपन, ठीक है, अब इसके पॉइंट्स लिखते हैं। तो यहां मैं बोलता हूं व्हेन स्लो न्यूट्रॉन, मैंने कहा था ना स्लो चाहिए होता है, व्हेन स्लो न्यूट्रॉन्स आर बम्बार्डेड, सब समझा दिया है बेटा मैंने, आर बम्बार्डेड ऑन U235, 92 U235, the fission takes place, ठीक है। अगर फास्ट रखोगे तो क्या होगा, 238 पे गिर जाएगा और रिएक्शन बंद हो जाएगी, ठीक है, टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू, अब मैं वही रिएक्शन लिख रहा हूं, एक ही लिख रहा हूं ना, अकॉर्डिंग टू रिएक्शन, बेटा जो मॉड्यूल में लिखी मैं वो एक ही रिएक्शन लिख रहा हूं, बाकी मैंने बता दिया तेरे को, हाँ, प्लस ये स्लो न्यूट्रॉन, स्लो लिख देना नीचे, ये स्लो न्यूट्रॉन है, तो ये स्लो न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग हुई तो या तो बेरियम बनेगा या क्रिप्टॉन बनेगा, ठीक है, बेरियम प्लस क्रिप्टॉन, बकरा, प्लस 3 नए न्यूट्रॉन जनरेट हो जाते हैं, क्लियर है। ये न्यूट्रॉन को जनरेट होने की प्रक्रिया को मल्टीप्लिसिटी फैक्टर बोलते हैं, अभी वो आगे बात करेंगे अपन, ठीक है। अभी आजा, अभी तो 56 141 और यहाँ पे 3692, ठीक है, ये आ गया।
रिएक्शन देख लेना, तो मास नंबर सेम होंगे लेफ्ट साइड और ये 236 है तो ये भी 236 होगा टोटल। सर नहीं हो रहा, अरे हो रहा है, ये 3 है यहाँ, ध्यान रखना ये, ठीक सर। अच्छा, और एनर्जी कितनी निकलती है अकॉर्डिंग टू रिएक्शन, है ना। एंड एनर्जी रिलीज्ड पर फिजन, एनर्जी रिलीज्ड पर फिजन, एनर्जी रिलीज्ड पर फिजन is approximately बोलो कितनी होती है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पर फिजन जो एनर्जी रिलीज होती है वो अप्रोक्सीमेटली 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। क्लियर है? चलो सर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ये दिस डेटा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद होना चाहिए। 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, यहाँ पे 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जनरेट होती है। क्लियर है क्या? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, ओके ठीक है साहब। हाँ ठीक है, हाँ इट मे बी नोटेड, है ना, इट इज नोटेड, यूं लिख दो, इट इज नोटेड, है ना, दैट some different fragments may also be produced, may be produced, ठीक है। not necessarily barium and krypton, not necessarily बेरियम एंड क्रिप्टोन, है ना। जरूरी नहीं है कि बेरियम और क्रिप्टोन ही जनरेट हो। क्लियर है ना, कोई और भी फ्रेगमेंट जनरेट हो सकते हैं, है ना। ये कितना था 90, क्रिप्टोन कितना था 92, ठीक है। एंड नंबर ऑफ जनरेटेड न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ जनरेटेड न्यूट्रॉन्स इन दीज रिएक्शन में भी, है ना, विल बी 2 to 3, है ना, पर फिजन 2 से 3 न्यूट्रॉन नए जनरेट होंगे, ठीक है। सो एवरेज नंबर इज 2.5, है ना। ये 2.5 होता है न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए, ध्यान रखना। एवरेज न्यूट्रॉन जनरेशन का जो एवरेज नंबर है वो 2.5 होता है, ठीक है। क्लियर है? इसको रिप्रोडक्शन फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं बेटा? रिप्रोडक्शन फैक्टर या मल्टीप्लिसिटी फैक्टर, ठीक है। चलो इतनी बात अपने को करनी, ठीक है ना। अब देखो, तो पर फिजन एनर्जी जनरेट होगी कितनी 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ, दिस एनर्जी, है ना, यह लिख दो सम ऑफ, है ना, सम ऑफ masses of reactant, sum of nuclear masses before reaction will be greater than sum of nuclear masses after reaction. ठीक है, तो सम ऑफ न्यूक्लियर मासेस बिफोर रिएक्शन विल बी ग्रेटर देन सम ऑफ मासेस न्यूक्लियर मासेस आफ्टर रिएक्शन। सही बात है, तभी तो एनर्जी रिलीज होगी, तभी तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। सर समझ में आ गया? अब देखो, फ्रेगमेंट बन गए, न्यूट्रॉन जनरेट हो गए, ठीक है। दिस रिलीज्ड एनर्जी विल बी बोलो ये कहां जाएगी, है ना, will appear in the form of kinetic energy, will appear in the form of kinetic energy of products, kinetic energy of fission fragments.
ठीक है। तो फिजन में जो फ्रेगमेंट बने उनके में काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होगी। ओके सर, तो ये तो सारी बात हो गई फिजन की। अब देखो यूरेनियम का फिजन भी देख लिया, पर यूरेनियम के फिजन में पर में कितनी एनर्जी जनरेट होती है भी देख ली, और ऑन एन एवरेज कितने न्यूट्रॉन जनरेट होते हैं वो भी देख लिए, है ना। इसको मल्टीप्लिसिटी फैक्टर बोलते हैं। ठीक है बेटा, मल्टीप्लिसिटी फैक्टर, ये कितना किससे मल्टीप्लाई होगी, इसके कारण अनकंट्रोल हो जाती है चेन रिएक्शन, अभी बताऊंगा मैं, है ना। तो फ्यूजन इज, देयर आर टू टाइप ऑफ फ्यूजन रिएक्शन, देयर आर टू टाइप ऑफ फ्यूजन रिएक्शन, देयर आर टू टाइप ऑफ फ्यूजन रिएक्शन, टाइप ऑफ फ्यूजन रिएक्शन, फ्यूजन रिएक्शन। सर कौन कौन से, है ना। एक होता है कंट्रोल चेन रिएक्शन, एक अनकंट्रोल। फर्स्ट कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, फर्स्ट कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, अनकंट्रोल्ड, एंड सेकेंड अनकंट्रोल्ड चेन, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। ठीक है, कंट्रोल चेन रिएक्शन और अनकंट्रोल चेन रिएक्शन। अब कंट्रोल चेन रिएक्शन क्या होती है, अनकंट्रोल क्या होती है, नाम से पता पड़ रहा है जो कंट्रोल वे में चले, न्यूक्लियर रिएक्टर में कंट्रोल वे में चलती है। और अनकंट्रोल चेन रिएक्शन जिसमें मतलब एनर्जी हमारे कंट्रोल में ही नहीं हो और थोड़ी देर में ब्लास्ट हो जाता है। ठीक है, अरे बोल लो, तो न्यूक्लियर बम वगैरह जो होते हैं उन सब में अनकंट्रोल चेन रिएक्शन होगी। ठीक साहब, अब आ जाओ, तो क्या मैं बोल दूं, ये देखो देखो अब अनकंट्रोल, मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, है ना। ये जैसे यूरेनियम 235 लूं प्लस न्यूट्रॉनों की बम्बार्डिंग करूं, ठीक है, इस पे या इधर से कर दो, चला जा, ये न्यूट्रॉन है, इसकी बम्बार्डिंग करी अपन ने किस पे, ये न्यूट्रॉन है, इसकी बम्बार्डिंग करी किस पे, यूरेनियम 235 पे, U235 पे। तो मान लो मैं तो कह रहा हूं 3 होते हैं, 2 होते हैं, 2.5 होते हैं, मैं 2 मान रहा हूं मिनिमम, 2 तो 2 न्यूट्रॉन नए जनरेट हुए, तो मैं बोल दूं फिर से वो यूरेनियम पे बम्बार्डिंग करेंगे। ठीक है, अगर ये बम्बार्डिंग कर पाए, सर अगर क्यों बोल रहे हो, इनको स्लो करना जरूरी है, वो कैसे करेंगे भी आगे देखेंगे। तो बोल दो 2 ये जनरेट करेगा, 2 ये करेगा, तो मैं बोल दूं 4 हो गए अब तो। अरे बोल 4 नए न्यूट्रॉन जनरेट हो गए, अब वो 4 पे जाके अटैक करेंगे। अब ज्यादा डायग्राम को खींचनी, ठीक है, ये फिर इनसे 2-2 सबसे होंगे तो 8 हो जाएंगे, फिर मैं बोल दूं 8 पे अटैक करेंगे, 16 हो जाएंगे, 32, 64। तो मैं बोल दूं ये एक तरीके से जीपी बन गई, ये चेन चल गई, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 16, 32, 64। क्लियर है, तो एक चेन चल जाएगी। दिस इज अनकंट्रोल चेन, डायग्राम ऑफ अनकंट्रोल चेन रिएक्शन, अनकंट्रोल। ठीक है, ये अनकंट्रोल चेन रिएक्शन का डायग्राम है जो बम में होता है, जहां पे अनशंट एनर्जी। अनकंट्रोल चेन रिएक्शन में आपको जान के ताज्जुब होगा, 1 माइक्रो सेकेंड में लगभग 2000 जूल एनर्जी जनरेट हो जाती है। इन 1 माइक्रो सेकेंड, इन 1 माइक्रो 2000 जूल एनर्जी जनरेट हो जाती है। तो सोचो 1 सेकंड में कितनी एनर्जी जनरेट हो जाएगी। क्लियर है, तो अब सर इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, तो जो 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 एलिमेंट इसको कंट्रोल करेगा उसको बोलते हैं कंट्रोल रोड्स। क्या बोलते हैं, कंट्रोल रोड। न्यूक्लियर रिएक्टर में उसका नाम होगा कंट्रोल रोड। तो अपन कुछ कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल कौन करेगा, जो न्यूट्रॉनों को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो कंट्रोल रोड्स आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ न्यूट्रॉन्स। कैडमियम रोड यूज करते हैं अपन न्यूक्लियर रिएक्टर में। तो कैडमियम क्या करता है, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जैसे 2 जनरेट हुआ, 1 खा गया, तो मैं बोल दूं 1 ही बचा, फिर अभी आगे गया, फिर 1 आ गया, तो मैं क्या मैं बोल दूं, जैसे जैसे न्यूट्रॉन जनरेट हो गए उनमें से जितने जनरेट हुए उनमें से बाकी खा जाएगा, 1 छोड़ देगा। तो मैं बोल दूं ये गायब हो जाएगा। जैसे अभी देखो ये गायब हो गया, तो ये चली, फिर 2 जनरेट हुआ, फिर ये गायब हो गया। सर वो क्या गिनती जानता है क्या कैडमियम जो 1 छोड़, नहीं, वो मैन्युअली या ऑटोमेटिकली कंट्रोल करते हैं। कैसे करते हैं वो मैं रिएक्टर में पढ़ूंगा। ठीक है, तो अनकंट्रोल चेन रिएक्शन ऐसी दिखती है, और कंट्रोल चेन रिएक्शन में एक कंट्रोल फैशन में एनर्जी रिलीज होती है जिसको हम यूज कर सकते हैं। तो जब अपन न्यूक्लियर रिएक्टर बनाएंगे तो कंट्रोल वे में एनर्जी यूज करेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। तो ये तो हो गया न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन पढ़ लेते हैं, उसके बाद अपन न्यूक्लियर फ्यूजन पे बेस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आ जाओ फ्यूजन। ठीक है, तो इस फ्यूजन रिएक्शन कंट्रोल, चलो वो बाद में, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन, तो फ्यूजन में आपको पता है 2 लाइट एलिमेंट मिलके, तो अपन सीधा वो लिखते हैं, तो 2 लाइट एलिमेंट मिलके हेवी न्यूक्लियर बनाएंगे। ठीक है, हाँ, तो यहां लिखो द फिनोमिनन ऑफ फ्यूजन। क्या था, द फिनोमिनन ऑफ कंबाइनिंग, द phenomenon of combination of 2
और मोर लाइट न्यूक्लियाई, और मोर, दो या दो से अधिक, मोर लाइट न्यूक्लियाई, टू और मोर लाइट न्यूक्लियाई, टू फॉर्म ए हैवी न्यूक्लियाई, टू फॉर्म ए हैवी न्यूक्लियाई इज कॉल्ड है ना, एनर्जी करते लिखो न्यूक्लियाई विथ रिलीज इन एब्नोस, विथ रिलीज ऑफ, विथ रिलीज ऑफ एनॉर्मस एनर्जी, एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी इज कॉल्ड फ्यूजन। तो इसमें भी एनर्जी तो तगड़ी निकलेगी बेटा, ठीक है। दो लाइट न्यूक्लियाई का मिलके हेवी न्यूक्लियाई, दो लाइट न्यूक्लियाई का मिक्स होके मिलके मर्ज होके एक हेवी न्यूक्लियाई बनना और साथ में कुछ एनर्जी निकाल देना, एनॉर्मस एनर्जी को रिलीज करना, इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। दिस इज फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है। तो सर मजा आ गया। अब देखो फ्यूजन में, अब देखो अपन हाइड्रोजन का फ्यूजन, अपने को जो फ्यूजन पढ़ना है ना वो वही पढ़ते अपन, ठीक है। तो फ्यूजन ऑफ ड्यूटीरियम, टू ड्यूटीरियम न्यूक्लियर इनटू हीलियम, ठीक है। सन में यही रिएक्शन होती है। अब इसमें भी देखो, तो मास बिफोर ए एनर्जी अगर रिलीज हो रही तो मैं लिख दूं, हाँ, मास से सम ऑफ मासेस, यूं लिखो, द सम ऑफ मासेस, द सम ऑफ न्यूक्लियर मासेस, मासेस ही लिख लो, न्यूक्लियर मासेस, सॉरी सम ऑफ मासेस, अपन क्या ड्यूटीरियम में मासेस बिफोर कंबाइनिंग, बिफोर फ्यूजन बोलो, विल बी ग्रेटर देन, भैया ऑफ कोर्स विल बी ग्रेटर देन, ग्रेटर देन सम ऑफ मासेस आफ्टर फ्यूजन, ठीक है। तो बिफोर फ्यूजन मास ज्यादा होंगे, आफ्टर फ्यूजन कम हो जाएंगे, क्योंकि मास डिफेक्ट से ही तो एनर्जी रिलीज होगी। यस सर, ठीक है। अब देखो, और वो जो मास में कमी आई वो सब एनर्जी में रिलीज हो जाएगी, तेरे को पता ही है। हाँ, अब देखो, द फ्यूजन ऑफ टू ड्यूटीरियम न्यूक्लियाई इनटू हीलियम इज एक्सप्रेस्ड इज, देखो, दो ड्यूटीरियम का मर्ज होके हीलियम बनना इस टाइप से एक्सप्रेस किया जाता है। और सन में आपको पता है हाइड्रोजन ड्यूटीरियम के भंडार है, इतनी ज्यादा मात्रा में ये गैसेस मौजूद है। व्हाट इज सन? फायरिंग बॉल, गैसियस स्फीयर, उसके अंदर खूब है ये, तो ये रिएक्शन होती है, ठीक है। 23.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो लगभग 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब एनर्जी निकलती है, ठीक है। देखो अब देख, इसके ड्रॉबैक समझ में आ गई क्या? ये एनर्जी और ये एनर्जी, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, ये तो हो गई रामायण, ठीक है। अब मैं तेरे को बातें समझाता हूं काम की। इधर देख, वापिस देख ले, थोड़ा सा वापिस देख फटाफट, है ना, वापिस देख शुरू से, है ना, जबरदस्त चीजें देखनी है अभी अपने को बच्चों। ये देखो, न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन, जो न्यूक्लियर फिजन होता है उसमें हेवी टूट के तो लाइट बनता है, और साथ में कुछ न्यूट्रॉन जनरेट, आप ठीक है, बड़ा भारी टूट गया तो मास घट जाता है, बिल्कुल सही बात है, मास घटेगा, मास एनर्जी में रिलीज होगा। तो सम बिफोर फिजन और आफ्टर फिजन, तो बिफोर फिजन ज्यादा होता है, आफ्टर फिजन कम होता है, जो कमी आती है वो एनर्जी में जनरेट हो जाती है, जो एनर्जी रिलीज होती है वो इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस बकरा, बेरियम एंड क्रिप्टॉन के पास होती है। कितनी एनर्जी रिलीज होती है पर फिजन? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जनरेट होती है, ठीक साहब। दो टाइप की होती है, कंट्रोल और अनकंट्रोल, ठीक है। 2 से 3 नए न्यूट्रॉन जनरेट होता है, हम ढाई बोलते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में 2 से 3 नए न्यूट्रॉन जनरेट होता है, हम ढाई बोलते हैं। न्यूट्रॉनों की स्लो न्यूट्रॉनों की बम्बार्डिंग से यूरेनियम 235 फिजन रिएक्शन देता है, ओके, ये बातें बाद में काम आएगी, ठीक साहब। जो एनर्जी रिलीज होती है वो अपने पास काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में रखते हैं। दो टाइप की होती है, कंट्रोल अनकंट्रोल। कंट्रोल में कंट्रोल मैनर में रिएक्शन चलती है जो न्यूक्लियर रिएक्टर में चलेगी। अनकंट्रोल्ड में ब्लास्ट हो जाता है, क्यों? 1 माइक्रो सेकंड में, इन 1 माइक्रो, यहां पे लिखो, इन अनकंट्रोल्ड रिएक्शन, इन अनकंट्रोल्ड फिजन, 2 into 10 to power joule, sorry, 10 to power 3 joule energy will be released, will be released
इन 1 सेकेंड, इन 1 माइक्रो सेकेंड, सॉरी 1 माइक्रो सेकेंड। 1 माइक्रो सेकेंड में इतनी एनर्जी 2 × 10⁻³ जूल एनर्जी जनरेट हो जाती है। ठीक है। फ्यूजन, फ्यूजन क्या होता है भैया? 2 लाइट न्यूक्लियाई का मिलके एक हेवी न्यूक्लियर बना, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। इसमें भी एनर्जी जनरेट होती है, इसका मतलब इसमें भी मास में कमी आई। तो सम बिफोर फ्यूजन और सम ऑफ मासेस आफ्टर फ्यूजन में, आफ्टर फ्यूजन कम होगा और बिफोर फ्यूजन ज्यादा होगा, तो जो मास में कमी आएगी वो एनर्जी बन जाएगी। ठीक है। इसमें पर फ्यूजन, तो मैं बोल दूं ये देखो यहाँ पे दिस इज वेरी अगेन इंपॉर्टेंट डेटा। तो एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज्ड पर फ्यूजन इज लगभग 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब एनर्जी। क्या मैं बोल दूं मच्छर, दिस एनर्जी इज मच्छर एज कंपेयर टू दिस एनर्जी, दिस रिलीज्ड एनर्जी इज मच्छर। सर पिछली बार आपने मच्छर अच्छा नहीं बनाया था, इस बार अच्छा बनाना कोशिश करता हूं बेटा। सर फिर वही बात, ठीक है। इस बार तो ठीक है यार, है ना। हाँ, इस मच्छर एज कंपेयर टू एनर्जी रिलीज इन फ्यूजन। एनर्जी रिलीज्ड is मच्छर as compared to energy, this energy released in fusion कर दो, in fusion this released energy in fusion is मच्छर as compared to energy release in fusion, per fusion। तो पर फ्यूजन जो एनर्जी होती है, तो मैं बोल दूं पर रिएक्शन, पर फ्यूजन रिएक्शन। देखो ढंग से लिखो, पर फ्यूजन रिएक्शन। देख समझना बात में जो कहना चाह रहा हूं। तो एनर्जी रिलीज्ड पर फ्यूजन इज ग्रेटर देन, एनर्जी रिलीज पर फ्यूजन इज ग्रेटर देन एनर्जी रिलीज्ड पर फ्यूजन। ठीक है। पर फ्यूजन में जो एनर्जी रिलीज होती है बेटा, दैट इज ग्रेटर देन पर फ्यूजन। एक फ्यूजन जो एनर्जी देता है वो एक फ्यूजन की एनर्जी ज्यादा होती है। सर कैसे? यहां आती है लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये, और यहां आती है 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत जमीन आसमान, 10 गुने का अंतर है, 10 गुना ज्यादा एनर्जी देता है एक फ्यूजन रिएक्शन एनर्जी। ठीक है साहब। एंड एनर्जी रिलीज्ड पर यूनिट मास इज ग्रेटर इन फ्यूजन। ठीक है, पर यूनिट मास इज ग्रेटर इन फ्यूजन एंड इट इज अप्रोक्सीमेटली कितना 6 टाइम्स, या छोड़ इतना मत लिख, ठीक है ना। तो फ्यूजन में ज्यादा होगी, तो पर रिएक्शन फ्यूजन में ज्यादा है और पर ग्राम फ्यूजन में ज्यादा है। क्लियर है क्या? समझ में आ गई बेटा? इसके आगे बात करेंगे अगले टर्म। हाँ बेटा, तो फ्यूजन में अपन ने देख लिया पर रिएक्शन फ्यूजन में एनर्जी ज्यादा, फ्यूजन में ज्यादा रिलीज होती है और पर यूनिट मास फ्यूजन में ज्यादा रिलीज होती है। ध्यान रखना। क्लियर है? अब देखो, अब देखना बेटा, लेकिन क्या होता है बेटा, फ्यूजन को करवाना थोड़ा मुश्किल होता है। सर क्यों मुश्किल होता है? अब आप ये देख लो ना यार, दोनों में ये दोनों ड्यूटेरियम, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है, तो 2 प्रोटोनों को 2 लाइक चार्ज को पास लाना है, 2 लाइक चार्ज को पास लाना है और फिर हीलियम बनवाना है। तो नो डाउट एनर्जी रिलीज होगी, नो डाउट खूब एनर्जी रिलीज होगी, 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन पहले इनको पास लाने में एक एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ता है। क्या रे, जैसे केमिस्ट्री में पढ़ते ना आप, अरे
एक्टिवेशन एनर्जी जिसको बोलते हैं। तो एक एक्टिवेशन एनर्जी होती है, क्यों? क्योंकि ये रिपेल कर रहे होते हैं दोनों एक दूसरे को, ये प्लस प्लस रिपेल कर रहे होते हैं। तो इनको मर्ज करने के लिए फर्मी तक तो लाना पड़ेगा, 1 फर्मी के आसपास। तो इनको मर्ज करवाने के लिए 1 फर्मी के आसपास लाना पड़ता है, तब ये मर्ज कर जाते हैं और फिर एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है। ये देखो, थोड़ी केमिस्ट्री की बात कर लेते, आजा बात चली है तो सर आप रहने दीजिए, आपसे ना होगा। अरे क्या ना होगा, इधर देख, ये देख, ये फॉरवर्ड, याद है तेरे फॉरवर्ड और बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, मर्ज होने की इधर, और रिवर्स डायरेक्शन की एक्टिवेशन, मतलब जो एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि उतनी दूंगा तो वापस टूटेगा, ये ज्यादा होती है। ये बैकवर्ड, तो आगे जाएगा तो इतनी एनर्जी देने पे रिएक्शन होगी, पीछे से इतना, यानी कि ज्यादा रिलीज हुई। ये देखो, सब पता है मेरे को, केमिकल काइनेटिक्स क्या नहीं पता, पूरी फिजिकल पढ़ाई भी है मेरे हमारे यहाँ पे। तो ये देख, दिस इज डेल एच, ये डेल एच, जिसको हीट ऑफ रिएक्शन बोलते हो तुम। क्लियर है क्या? ये फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड। तो नेगेटिव आती है तो याद है तुम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, पॉजिटिव में बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, सब पता है। तो ये फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड, तो इसमें भी फॉरवर्ड की ज्यादा होती है तो नेट एनर्जी, सॉरी बैकवर्ड की ज्यादा होती है तो नेट एनर्जी निकलती है। ठीक है, ये फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड। ओके सर, तो ये फ्यूज होकर और ये बनता है। तो थोड़ी सी केमिस्ट्री की बातें करने लग गए अपन, केमिकल कंटेंट। ठीक है, तो बात ये है एक्टिवेशन। तो आपको इनको मर्ज करवाना, ये अब नहीं लिखना अभी, आपको इनको मर्ज करवाना तो पहले एनर्जी देनी पड़ेगी, फिर निकलेगी। और वो जो पहले एनर्जी देनी पड़ेगी, वो देनी पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ताकि लाइक चार्ज एक दूसरे के करीब आ सके 1 फर्मी तक। और आपको जान के ताज्जुब होगा, एससी वर्मा का सोल्ड एग्जांपल है, आपको जान के ताज्जुब होगा, सिर्फ सिंगल प्रोटॉन को भी 1 फर्मी तक लाने के लिए हमें जो एनर्जी देनी पड़ती है, इनको थर्मल काइनेटिक एनर्जी, उसके लिए टेम्परेचर चाहिए 10⁻9 केल्विन के आसपास, मतलब 7 to 9 केल्विन, 10⁻7 to 10⁻9 केल्विन। इतना जबरदस्त टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। अब आप सोच के देखो, सिर्फ 2 पॉजिटिव चार्ज को, सिंगल पॉजिटिव चार्ज को पास लाने के लिए इतना जबरदस्त टेम्परेचर या इतनी जबरदस्त थर्मल काइनेटिक एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो सोचो, तो प्रैक्टिकली ये करवा पाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए आपको प्रैक्टिकल लाइफ में अभी तक फ्यूजन वाले रिएक्टर, फ्यूजन बेस्ड रिएक्टर कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। हालांकि इस पर अभी काम चल रहा है, 4 देश मिलकर काम कर रहे हैं इसमें, लेकिन फ्यूजन वाले रिएक्टर अभी तक नहीं बन पाए हैं। क्यों? क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है 2 सिंगल चार्ज को, 2 सिंगल प्रोटोनों को मर्ज करवाने के लिए भी। इस पर एक न्यूमेरिकल भी करूंगा अभी, तो उससे तेरे को और आइडिया लगेगा। तो सर बड़ा जबरदस्त समझ में आया। ठीक है, तो ये ड्रॉबैक है फ्यूजन के। तो फ्यूजन को करवाने के लिए पहले जो एक्टिवेशन एनर्जी देनी होती है, उसके लिए हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। ओके सर, तो समझ में आ गई। तो मैं बोल दूं, है ना, तो टू कैरीड आउट फ्यूजन रिएक्शन हाई टेम्परेचर कितना, 10⁻7 अप्रोक्सीमेट, 10⁻7 to 9 लिख दो बेटा। अलग अलग बुक में मैं यूं लिख रहा हूं बचने के लिए, केल्विन इज रिक्वायर्ड बेटा। ये एग्जैक्ट डेटा मुझे नहीं, 7 9 अलग अलग का अलग अलग लिखा है, फिर कल किसी क्वेश्चन का आंसर आ जाए तो मेरे माथे पड़ जाओ। ठीक है, तो 10⁻7 to 10⁻9 केल्विन टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। और बाकी जीएसटी सर से बात कर लेना है ना एग्जैक्ट के लिए। और सन का टेम्परेचर लगभग है ना, एंड दिस टेम्परेचर इज इन दिस, है ना, तो यहां पे लिख दूं इन सन टेम्परेचर एंड प्रेशर भी लिख दो, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर दिस एंड प्रेशर है ना, एंड हाई प्रेशर इज रिक्वायर्ड। ठीक है ना, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर है ना। हेंस फ्यूजन रिएक्शन इज टेक प्लेस इन सन। ठीक है, सन में ये रिएक्शन देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि वहां पे टेम्परेचर, तो टेम्परेचर ऑफ सन इज लगभग 10⁻7। हालांकि अलग अलग कोर में अलग अलग होता है, लेकिन ठीक है 10⁻7 केल्विन के आसपास होता है। ठीक है, इनको दीज फ्यूजन, दीज आर कोल्ड, हालांकि इतनी बात आर कोल्ड थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन, थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन, इनको थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, ठीक साहब। ठीक है, अब देखो, है तो वैसे फ्यूजन में एनर्जी ज्यादा मिल रही मेरे को, 6 गुना ज्यादा। तो यहां पे देखो, मैं बता रहा हूं तेरे को, न्यूक्लियर फ्यूजन, देख ध्यान है, न्यूक्लियर फ्यूजन कर, न्यूक्लियर फ्यूजन समझना बेटा ध्यान से। फ्यूजन
हैज the possibility of being, ऐसी अजीब अजीब सी इंग्लिश लिखी हुई है यार, मैं गरीब आदमी को समझ में, हाँ, ऑफ बीइंग ए मच बेटर एनर्जी सोर्स, मच बेटर सोर्स ऑफ एनर्जी, then fission due to following reason, देखो, न्यूक्लियर फ्यूजन हैज द possibility of being a much better source of energy than fission reaction. उसके क्या क्या कारण है फिजन से बेटर होने के? तो पहला कारण, एक तो सबसे बढ़िया बात यह है इसमें कोई रेडियोएक्टिव एलिमेंट यूज नहीं होता है, तो अपनी लाइफ को कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ गए? कहीं पे फ्यूजन कराते हैं कोई गड़बड़ भी होती है तो कोई दिक्कत नहीं है ना? तो इन फ्यूजन नो रेडियोएक्टिव एलिमेंट इज इन्वॉल्व, ठीक है? नो रेडियोएक्टिव एलिमेंट इज इन्वॉल्व, सो नो रेडिएशन हैजार्ड, ठीक है? कोई समस्या नहीं, मस्त रहो, ठीक है? अच्छा, अब देखो, अब आपको फिजन कराना तो आपको यूरेनियम लाने पड़ेगा, और यूरेनियम इतना इजीली अवेलेबल फ्यूल नहीं है, तो मैं बोल दूं द फ्यूल नीडेड इन फिजन, कौन सा फ्यूल नीडेड होता है? यूरेनियम 235 है ना, और प्लूटोनियम एटसेट्रा, है ना, इज नॉट इजीली अवेलेबल, लेबल, ठीक है? वेयर इज हाइड्रोजन, नीडेड फॉर फ्यूजन, वही ड्यूटेरियम हाइड्रोजन आइसोटोप ही तो है, नीडेड फॉर फ्यूजन आर इजीली अवेलेबल फॉर फ्यूजन, आर इजीली अवेलेबल, ठीक है? बहुत आसानी से मिल जाता है, और खूब क्वांटिटी में भर के पड़ा है, आपको चाहिए जितना ले जाओ, ठीक है? आर इजीली अवेलेबल इन ह्यूज क्वांटिटी, ये भी लिख लो, आगे लिखा है इन्होंने, बेटा समझ में आनी चाहिए चीजें, है ना? नोट्स तो जगह जगह मिल जाएंगे आपको। तो क्या मैं बोल दूं, फ्यूजन में अपने को ड्यूटेरियम वाली रिएक्शन होती है, ये इजीली अवेलेबल होता है, वहां चाहिए था फिजन में चाहिए होता है यूरेनियम इतना इजीली अवेलेबल नहीं है, ठीक है? ठीक साहब, और इसमें कोई रेडियोएक्टिव एलिमेंट नहीं बनता, तो कोई हैजार्ड नहीं अपने रेडिएशन का, ठीक साहब। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कारण, एनर्जी, ठीक है? एनर्जी रिलीज्ड पर यूनिट मास इन फ्यूजन is much more than in fission। पर यूनिट मास वाली जो एनर्जी है वो किसमें ज्यादा निकलती है? किसमें? फ्यूजन में। समझ आ गया, ठीक है? तो ड्रॉबैक है कि हाई टेम्परेचर है, इसलिए करवाना बहुत मुश्किल हो जाती है, लेकिन अच्छी बात है ये कि एनर्जी भी बहुत तगड़ी देता है पर यूनिट मास के लिए, है ना? और इजीली अवेलेबल फ्यूल है इसका, और कोई हैजार्ड नहीं है लाइफ को। क्यों? क्योंकि
इसमें रेडिएशंस नहीं निकल रही है। क्यों? क्योंकि कोई रेडियोएक्टिव एलिमेंट यूज नहीं हो रहा है। ठीक सर। अब देखो सर, ये हाई टेम्परेचर क्यों रिक्वायर्ड है? वो आप क्या कह रहे थे, 2 प्रोटोनों को पास लाना। एक क्वेश्चन करते हैं, अपने मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, सॉल्ड एग्जांपल है, बेहतरीन क्वेश्चन है, उससे अपने कोई आइडिया लगेगा इतना हाई टेम्परेचर क्यों चाहिए होता है। ठीक है, चला जाओ वो क्वेश्चन करते हैं। अभी अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया अपना। ठीक है, चला जाओ, लिखो हेडिंग डालो क्वेश्चन की। हाँ डालो एग्जाम्पल नंबर 30। ठीक है, in nuclear fusion reaction in nuclear fusion reaction कौन सी 1H2 ड्यूटेरियम और टाइट्रियम क्या बोलते हैं, ट्रिट्रियम जो भी है, 2, अरे आइसोटोप है ना हाइड्रोजन के 3, उसमें से ये कह रहे हैं, पता नहीं नाम मेरे को, तुम केमिस्ट बेटा गरीब आदमी, हाँ, प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, ये कोई रिएक्शन में बाढ़ में गई है ना। अब आ जाओ, गिव्स अरे गिवन दैट है ना, गिवन दैट रिपल्सिव एनर्जी है ना, गिवन दैट द रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी, repulsive potential energy, the repulsive potential energy between two nuclei is -7.7 into 10⁻⁻14 joule. Repulsive potential energy between two nuclei is -7.7 into 10⁻⁻14 joule. The temperature at which the gases must be heated, heated है ना, to initiate the reaction. ठीक है, to initiate the reaction is nearly, ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट K की वैल्यू दी हुई है ना, K इज इक्वल टू 1.38 इंटू 10⁻⁻ कितना होता है 23 जूल पर केल्विन। ये दिस इज द गिवन। ठीक साहब, ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हैं, A 10⁻9 केल्विन, B 10⁻7 केल्विन, C 10⁻5 केल्विन, D 10⁻3 केल्विन। मेरे को वैसे ही पता है ये 2 तो हो नहीं सकते, इन 2 में से कोई एक आंसर है। ठीक साहब, हाँ बेटा देखो, न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए हाई टेम्परेचर की क्यों रिक्वायरमेंट होती है, इसमें क्वेश्चन करते हैं अपन। आ जाए देखें, ये क्वेश्चन नंबर 30 है ना, ये मैंने लिखा हुआ था इस पेज पे। इन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, ये कोई फ्यूजन रिएक्शन दी है ना, ये दोनों हाइड्रोजन का आइसोटोप है, आपको पता ही है 1s2 और 1s3। ठीक है, अब देखो, gives that the repulsive potential energy between these two nucleons are these two nucleon is -7.7 into 10⁻⁻14 जूल। ये रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी इनके बीच की। रिपल्सिव पोटेंशियल मतलब वो जगह जहां तक लाने के बाद वो मर्ज हो जाए तब तक रिपल्शन होता रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी ग्रेटर देन न्यूक्लियर फोर्स। याद है, न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, तो जब तक आप इनको फर्मी की डिस्टेंसेस तक नहीं लाओगे तब तक ये रिपेल करते रहेंगे, है ना। चला जाओ, द टेम्परेचर एट विच gases must be heated to initiate this reaction is nearly, कितने टेम्परेचर तक हीट करो कि रिएक्शन स्टार्ट हो जाए, मतलब मर्ज होना चालू हो जाए और फ्यूजन हो जाए। तो देखो, अभी तो मैंने रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी दे दी क्वेश्चन को आसान करने के लिए, लेकिन ऐसा भी हो सकता था कि मैं तुम्हें बता देता कि 2 फर्मी तक लाओ फिर मर्ज हो जाएंगे। तो मैं बोल सकता था कि मिनिमम सेपरेशन बिटवीन दीज 2 न्यूक्लियस शुड बी 2 फर्मी टू मर्ज या टू फ्यूजन फॉर फ्यूजन रिएक्शन। तो मैं 2 फर्मी देता हूं, फिर आप क्या करते पता है, Q1 Q2 अपॉन R से पोटेंशियल एनर्जी निकालते, रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी। तो रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी कई बार डायरेक्ट दे देगा जैसा इसमें दिया, कई बार तुम्हें निकालनी पड़ सकती है, हालांकि इतनी हाई लेवल की बात आपसे कोई कर नहीं रहा।
ठीक है साहब, हमारे को एनर्जी दे दी। अब देखो टेम्परेचर निकालना है, तो क्या मैं बोल दूं सॉल्यूशन में कि वैसे मुझे पता है ये दो नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अगर ये प्रैक्टिकल डेटा से तो 10⁻7 या 9 की टर्म्स में चाहिए होता, भी देखते हैं। आजा, तो अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग इधर आ जाओ। तो क्या मैं बोल दूं कि अच्छा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है, देखो क्यों दी हुई है वो बता देता हूं मैं आपको, क्योंकि याद है थर्मल काइनेटिक एनर्जी, हाँ थर्मल काइनेटिक एनर्जी, थर्मल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच न्यूक्लियस विल बी, बोलो तो मैं बोल दो 3/2 kT, हर न्यूक्लियस की 3/2, तो टोटल थर्मल काइनेटिक एनर्जी, टोटल थर्मल काइनेटिक एनर्जी, थर्मल काइनेटिक एनर्जी, तो दो T टेम्परेचर पे दो मॉलिक्यूल पास आने वाले, तो मैं बोल दूं 3/2 kT प्लस 3/2 kT इज इक्वल टू रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी जो कि 7.7, वो माइनस तो अरे चाहिए इसलिए लगाया, घटेगी, सही बात है, रिपल्शन के अगेंस्ट आ रहे, 7.7 इंटू 10⁻, कितनी दी है, -14 जूल, 10⁻, -14, ये तो यहां से मैं बोल दूं कितना आ जाएगा, 3 kT इज इक्वल टू 7.7 इंटू 10⁻⁻14, तो यहां से T कितना आ जाएगा, 7.7 इंटू 10⁻⁻14 अपॉन 3 इंटू K, 1.38 इंटू 10⁻⁻23 ये, तो यहां से कितना आ जाएगा ये 7.7 7.7 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू डिवाइड बाई 7.7 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू डिवाइड बाई 1.38 है ना, ईमानदारी से ये डिवाइड कर रहा हूँ मैं, तो यार 1.86 इंटू 10⁻, ये ऊपर लेके 23, तो कितना आ जाएगा बेटा 9 10⁹ केल्विन, ये आया टेम्परेचर। ठीक है, मॉड्यूल में 3/2 kT किया हुआ सिर्फ एक सिंगल, मैंने ये डबल दोनों मॉलिक्यूल होंगे बेटा, दो होगा, उसमें एक को रेस्ट पे या फिक्स मान लिया, ठीक है, दोनों मूव कर रहे हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ऑर्डर आ गया 10⁹, अपने को तो चारों में ऑर्डर लिखना था, है ना, तो न्यूमेरिकल वैल्यू से वैसे मतलब ये 10⁹ ऑर्डर का टेम्परेचर चाहिए सर, फिर सन में तो 10⁻7 अलग अलग कोर का अलग अलग होता है, प्लस ये रिएक्शन अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, वो टेंशन मत ले, 10⁻7 में हो जाती है रिएक्शन, मस्त है, तू इतना तो कर पहले, ठीक है सर, समझ में आ गया। तो ये हो गया एक फ्यूजन क्यों मुश्किल है वो बताने के लिए क्वेश्चन टेम्परेचर। यहां से देखो बेटा, क्वेश्चन करना इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन की फील्ड हो क्या रहा है, तो हो ये रहा है मच मच हायर टेम्परेचर इज नीडेड हियर, ठीक है, जबरदस्त टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, ठीक सर, समझ में आ गया। चलो हाँ बेटा, आज अपन पढ़ रहे हैं न्यूक्लियर रिएक्टर, क्या पढ़ेंगे, न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर। सबसे पहले न्यूक्लियर रिएक्टर, तो न्यूक्लियर रिएक्टर थोड़ा समझाता हूं फिर लिखूंगा। न्यूक्लियर रिएक्टर बेटा एक ऐसी भट्टी होती है, ठीक है, ये यहां पे सिलेंड्रिकल रोड्स, कंक्रीट की बनी हुई भट्टी होती है, ये कंक्रीट की बनी हुई भट्टी, कंक्रीट सर अंग्रेजी में लिखो ना, बेटा कंक्रीट की बनी भट्टी की बनी होती है। सर क्यों बनी होती कंक्रीट की, बढ़िया बनाओ ना सर, आयरन फलाना दिमागा बहुत हाई, बेटा मेरी बात सुन, तू इतना जबरदस्त इसमें एनर्जी रिलीज, एनॉर्मस एनर्जी, इतनी जबरदस्त एनर्जी रिलीज होती है कि इस भट्टी का टेम्परेचर 2-3 हजार केल्विन तक पहुंच जाएगा, है ना, उतने में कोई भी मेटल सस्टेन नहीं कर सकता, वो मेल्ट हो ही जाएगा, क्लियर है। तो हम पत्थरों की बनाते हैं, क्या, तो पत्थरों की, क्योंकि ईंट पत्थर चूना ये कभी मेल्ट नहीं होंगे, समझ में आ गई, कभी सर इरादों में जानो तो पत्थर भी पिघल, बेटा पत्थर को पिघलते हुए देखा, ये सब फालतू की बातें मत करें यहाँ, पत्थर वत्थर, तो ठीक है, तो इसको कंक्रीट की भट्टी, कंक्रीट का रिएक्टर बनाते हैं, ठीक साहब। तो ये यहाँ पे इसके अंदर यूरेनियम फ्यूल भरा होता है, क्या भरा होता है बेटा, फ्यूल, यूरेनियम एज फ्यूल, तो U92U एज फ्यूल। सर आप यहाँ पे 235 क्यों बताऊंगा अभी, एज फ्यूल है ना, यूरेनियम भरा, सर 235 और 8 इसलिए देखो, यूरेनियम के खूब सारे आइसोटोप होते हैं, वो सब मिक्स होते हैं, क्योंकि अपन कहीं से भी नेचर में से यूरेनियम निकाल के लाते हैं, उसमें सब है, 235 भी है, 238 भी है, ठीक साहब। अब देखो इस फ्यूल में क्या होता है बेटा, 99.99% तो होता है U238, है ना, एक आइसोटोप, और 0.01% होता है U235, तो ये जो दो आइसोटोप होते हैं उसमें से 99.99% तो ये होता है,
और 0.01% ही होता है। क्लियर है? तो क्या मैं बोल दूं कि जो यूरेनियम है उसमें ज्यादातर मात्रा में तो 238 मिलेगा आपको। बता इसमें से काम का कौन है और कम काम का कौन है? तो मैं बोल दूं इसमें से ज्यादा काम का ये 0.01% है। ए बेटा सही बात है, जो चीज कम काम की है वो, जो चीज कम काम की जैसे ये 90 वही ज्यादा मिलती है। तो ज्यादा अवेलेबल चीज ये कम काम की है, और जो कम अवेलेबल है वो ज्यादा काम की है। तुम रोडों पे जाते हो तो तुम्हें कभी ऐसा सोने का बिस्किट मिल गया हो? नहीं, बहुत रेयर, मिल ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो काम की चीज है। सोना सबको चाहिए, तो पहले लेगा जिनको ले जाना था। बचेगा क्या? जो कोई नहीं ले जा रहा, पत्थर कंकड़ पंकड़ वो मिलेंगे, वो खूब इकट्ठे करो तुम बैग में भर। ठीक है, तो काम की चीजें बची। हाँ सर सही कह रहे हो, काम के मास्टर। हाँ अरे मजे मतलब। ये देखो फिर ये चारों तरफ, इधर देख, तो यहां पे भर दिया यूरेनियम। लेकिन यूरेनियम में का जब अपन फिजन कराने जाते हैं, एक ड्रॉबैक क्या? न्यूट्रॉन स्लो चाहिए। याद है इसका फिजन? ये फिजन रिएक्शन नहीं देता। ये काम का क्यों नहीं सर? ये फिजन नहीं देता, ये फिजन देता है। तो 235 काम का इसलिए क्योंकि न्यूट्रॉनों की बम्बार्डिंग पे वो फिजन देता, मैं समझा चुका हूं। पर सर न्यूट्रॉनों की बम्बार्डिंग करेंगे, स्लो न्यूट्रॉन चाहिए। क्या चाहिए? स्लो। ठीक साहब, तो न्यूट्रॉनों को स्लो कराने के लिए हम क्या काम में लेते बेटा? मॉडरेटर। नाम से पता पड़ रहा है जो स्पीड को मॉडरेट या स्लो करेगा, मॉडरेटर। मॉडरेटर क्या काम में लेते हैं? मॉडरेटर। ठीक है, ये न्यूट्रॉनों को स्लो करता है। न्यूट्रॉनों की स्पीड स्लो करता है, स्लो। ये मॉडरेटर किसको काम में लेते हैं एज ए मॉडरेटर? तो हैवी वाटर है ना, एज ए मॉडरेटर अपन काम में लेते हैं D2O, हैवी वाटर या ग्रेफाइट। ठीक है, हैवी वाटर या ग्रेफाइट। सर समझ में आ गया? तो अब जब न्यूट्रॉन यहां से गुजरेंगे है ना, यहां पे बम्बार्ड करने से पहले, तो स्लो हो जाएंगे, स्लो डाउन कर देगा ये हैवी वाटर, उसको स्लो डाउन कर देगा। फिर वो गिरेंगे, फिर यहां से याद है 2 से अधिक, याद है 2.5 नए न्यूट्रॉन जनरेट होंगे, 2 या 3 है ना, तो वो नए न्यूट्रॉन जनरेट होंगे। लेकिन फिर समस्या आ गई, क्या वो स्लो तो हो जाएंगे बार बार, उनकी स्पीड तो कम हो जाएगी, लेकिन वो जब यहां पे गिरेंगे तो रिएक्शन जीपी में चलेगी, 2 से 4 8 16 32 जीपी में चलेगी। तो उसके लिए कंट्रोल रोड, वो कंट्रोल रोड होती है इस टाइप का, एक कैडमियम का कंगा। सर कंगा क्या? कोम। इधर देख सर, आपकी लैंग्वेज गजब है सर, देसी गांव की। बेटा क्या करूं बेटा, गरीब आदमी। ये देख, ये कोम, तो कैडमियम का कोम टाइप बनी हुई है, ये ज्योमेट्री है, समझाने के लिए ना ये। तो मैं बोल दूं ये दीज आर कंट्रोल रोड्स। क्या बोलते हैं इनको? कंट्रोल रोड्स। कंट्रोल रोड्स है ना, ये कैडमियम रोड्स होती है। क्या होती है? कैडमियम रोड्स। तो दीज आर कंट्रोल रोड, इनको बोलते हैं कैडमियम रोड। ये इनको मैनुअली एडजस्ट करते हैं अपन, नीचे और ऊपर है ना, मैनुअली एडजस्ट करते हैं। ये तो इसको ऊपर नीचे ले जाने का जो एडजस्टमेंट है वो मैनुअली करते हैं हम। ठीक है, ताकि हम न्यूट्रॉनों के नंबर को कंट्रोल कर सके। सर कैसे? जैसे यहां से न्यूट्रॉन जनरेट हुआ तो 2 या 3 नए बने, वो जब आगे जाएंगे तो इसको ज्यादा डुबो दिया तो वो ज्यादा न्यूट्रॉन खाने लगेगा, बाहर निकाल दिया तो ज्यादा न्यूट्रॉन आगे जाने लगेंगे। तो जब भी आपको लगे रिएक्शन में एनर्जी कम जनरेट हो रही है, आप इसको बाहर निकाल लो, तो न्यूट्रॉन ज्यादा बढ़ते जाएंगे एनर्जी। जब लगे ज्यादा हो रही है तो नीचे गिरा दो। समझ में आ गई? तो ऐसे मैनुअली एडजस्ट करके बंद करना है, दीपावली की छुट्टी देनी है वर्कर्स को, दम करके नीचे डाल दे तो ऑफ हो गई। पहले से स्टोव आते थे हम छोटे थे जब, तो उसको सर बड़े बूढ़े यार तो नीचे कर दे तो रिएक्शन बंद हो जाएगी। पर अब वो मैनुअली किसी को बिठा के एडजस्टमेंट थोड़ी करूंगा, तो इसको हीट कंट्रोल कर देते हैं। जहां जो हीट जो जनरेट हो रही है उस हीट के अनुमान से ऊपर नीचे, तो ये ऑटोमेटिकली हीट कंट्रोल डिवाइस बना देते हैं, तो ये ऊपर नीचे एडजस्ट होता है। सर समझ में आ गया? तो दिस इज ऑल अबाउट न्यूक्लियर रिएक्टर। लेकिन ये तो वो बात है। अब देखो ये तो हो गया सर, ठीक है, हमने कंट्रोल मैनर में हीट जनरेट करवा दी। अभी आपको पता है जापान में एक बार न्यूक्लियर रिएक्टर ब्लास्ट हो गया था। पता क्यों हो गया था? उसी कंट्रोल रोड ने काम करना बंद कर दिया था। ये कंट्रोल रोड या तो खत्म हो गई थी कैडमियम की रोड, या काम करना बंद कर दिया था। तो उससे क्या हुआ? रिएक्शन कंट्रोल नहीं हुई। ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन बन जाते हैं कि इफ कंट्रोल रोड इज नॉट वर्किंग देन क्या होगा? देन भट्टी ब्लास्ट हो जाएगी। रिएक्शन तो होगी लेकिन इतनी जबरदस्त होगी क्योंकि कंट्रोल ही नहीं। 1 माइक्रो सेकंड में 10 टू पावर 3 मतलब 20,000 जूल एनर्जी जनरेट होने लगेगी। ये कूलेंट क्या है? ये कूलेंट। हर चीज को याद है आपको? आपने घर में भी पापा वगैरह सुना होगा, यार गाड़ी में कूलेंट खत्म हो गया। हर जगह इंजन को ठंडा करने के लिए कूलेंट चाहिए। आपने देखा होगा आपके लैपटॉप में भी अब कूलेंट तो नहीं डालते, कूलेंट डालेगा लैपटॉप खराब हो जाएगा, पता पड़ा पूरे को ठंडा कर दिया। वहां पे एग्जॉस्ट फैन लगे होते हैं, देखो लैपटॉप सीपीयू वगैरह में एग्जॉस्ट फैन लगे होते हैं। याद है? आप लैपटॉप होता है उसको बेड पे रखते तो कई बार वो खराब हो जाता है। क्यों खराब हो जाता है? क्योंकि इसकी जो हीट निकल रही है वो जा नहीं पा रही है। इसीलिए आजकल वो नीचे रखने के लिए फैन आने लग गए, या गैप देने के लिए, एयर का गैप देने के लिए कुछ रख के फिर लैपटॉप चलाना चाहिए।
अच्छा सर, हमारा भी एक बार खराब हो गया था। सब क्या होता है खराब अगर नहीं ध्यान रखते हो तो कूलेंट, तो एज ए कूलेंट हम यहाँ पे CO2 है ना, CO2 या कोल्ड वाटर यूज करते हैं, है ना, वाटर H2O, ठीक है। तो ठंडा पानी या CO2 फ्लो करवाते हैं। तो ये रिएक्टर जबरदस्त गर्म हो गया, इस रिएक्टर के चारों तरफ अपन ने ठंडा पानी फ्लो कराया। ये ठीक उसी प्रकार की बात है जैसे भगोनी में पानी पड़ा और दूध की जो गिलास होता है, पूरा अंदर नहीं डुबोना है, याद है, बाहर बाहर से अपन हिला के उसको गर्म कर लेते हैं, सॉरी ठंडा कर लेते हैं, गर्म दूध को ठंडा कर लेते हैं। तो वो गिलास अपन पानी में, ठंडे पानी में रख के हिलाते हैं तो पानी गर्म हो जाता है और गिलास ठंडी हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो दूध से हीट खींच लेता है, क्योंकि पानी का टेम्परेचर हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर हीट कंडक्ट कर जाती है। तो क्या मैं बोल दूं, ये जैसे ही मैं बहाऊंगा तो यहां से रिएक्टर के टच होके यहाँ पे स्टीम बनने लगेगी। अब इस रूम के अंदर ये मान लो इस रूम में रिएक्शन हो रही है, बाहर से पानी फ्लो कराया, वहां स्टीम बनी, उस स्टीम को कंट्रोल मैनर में, ये देख ये किसी के अंदर रखा हुआ है पूरा रिएक्टर, ठीक है, ये अब यहां से ये जो स्टीम बनी ये सब एक पाइप से मैं टरबाइन पे, देखिए वो पाइप से, ये देखिए यहां पाइप से स्टीम आ गई वो, ठीक है, उसको ऐसे टरबाइन पंखा जिसकी एक ब्लेड यहां है, ये और इससे मोटर कनेक्टेड है, ये एन नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, इसके बीच में ये। तो अब यहां से स्टीम गिरेगी तो ये रोटेट करेगा, और जैसे ये रोटेट करेगा इसके साथ साथ ये कोयल रोटेट करेगी, और ये कोयल रोटेट करेगी तो फ्लक्स चेंज होगा, इसमें EMF इंड्यूस होगा, उसकी इलेक्ट्रिसिटी यूज करो। स्वदेश मूवी, शाहरुख खान, याद है वो नारियल का छिलका निकाला, ऊपर से पानी स्लैंटेड, वहां पे क्या करा था पता, हाइड्रो पावर स्टेशन था वो, क्लियर है, उसमें क्या होता था, पानी हाइड्रो, पानी से टरबाइन चलाया था उसने, क्योंकि वो स्लांटेड, याद है उसने वो स्लांटेड एक स्लोप बना दी थी, उससे पानी आया, पानी आगे काइनेटिक एनर्जी से टकराया तो वो टरबाइन घूमा, फिर वो क्या स्पीड कम हो गई थी, कुछ फंस गया था, उसने वो निकाला और जैसे ही वो दादी के सामने बल्ब जल गया, ठीक है, तो सर समझ गए। तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर काम कैसे करता है वो बताया मैंने तेरे को, ठीक है। तो अब इस न्यूक्लियर रिएक्टर में बेटा क्या होता है, 4 पार्ट्स होते हैं, कितने होते हैं, देयर आर, ये तो मैंने समझा है बेटा, अभी सब बनाऊंगा ये डायग्राम पाइग्राम। तो अब देखो कंट्रोल रिएक्शन करनी, हाँ, तो रिएक्शन न्यूक्लियर रिएक्टर, देयर आर मेनली 4 parts ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर के मेनली 4 पार्ट्स होते हैं। पहला फ्यूल, ठीक है, फ्यूल U-235, सॉरी यूरेनियम, ठीक है, चलो फ्यूल ही लिख, एज फ्यूल वी यूज U-235, सॉरी यूरेनियम, ठीक है, ओके। इट हैज मेनली 2 आइसोटोप्स जो मिलते हैं नेचर में, आइसोटोप्स कौन कौन से बेटा, तो ये जो 92 यूरेनियम है इसमें 2 आइसोटोप होंगे, यूरेनियम 235 एंड यूरेनियम 238, 92, ठीक है। अब मैंने बताया था कितना 0.01% तो ये मिलता है नेचर में, 0.01%, और 99.99% ये मिलता है ये। तो जब मैं यूरेनियम लाऊंगा बाजार से खरीद के तो उसमें 99.99% ये मिलेगा, 0.01% ये मिलेगा, क्लियर है, ठीक है ना। अब देखो जो ये यूरेनियम 235 है ना, 92, ये स्लो न्यूट्रॉनों की बम्बार्डिंग, इस पे स्लो न्यूट्रॉनों की बम्बार्डिंग करते हैं, स्लो, तो यहां से बनता है 236, क्या बनता है बेटा, ये स्लो न्यूट्रॉनों की यूरेनियम 236, 92, एंड इट इज फिजनेबल प्रोडक्ट। याद है 3 डिफरेंट रिएक्शन देता, बताया था, बेरियम क्रिप्टोन वाली एक याद है, पर अपने को कोई मतलब नहीं है, मेरे को बस वो उस समय जब है ना, तो 2 नए न्यूट्रॉन, 3 नए न्यूट्रॉन या 4 नए न्यूट्रॉन जनरेट होते हैं, ठीक है, और कितनी रिएक्शन में कितनी एनर्जी, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब एनर्जी जनरेट होती है, और न्यूट्रॉन लगभग अप्रोक्सीमेटली 2.5 न्यूट्रॉन जनरेट, न्यूट्रॉन्स जनरेट होते हैं, ठीक है ना ये। और ये बनता क्या है, यूरेनियम 236। अच्छा, ये स्लो न्यूट्रॉन चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यहां पे फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन, ये क्या, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन किस पे गिरता है, यूरेनियम 238 पे, तो बनता है यूरेनियम 239, ठीक है। तो ये होता है अनफिजनेबल, क्या होता है,
अनफिजनेबल, ठीक है। ये दिस इज अनफिजनेबल प्रोडक्ट। तो दिस इज फिजनेबल प्रोडक्ट, दिस इज अनफिजनेबल। तो अब आ जाओ मॉडरेटर। सेकंड पार्ट क्या होता है रिएक्टर का? मॉडरेटर। सेकंड है मॉडरेटर, है ना। इट स्लो डाउन द टू स्लो डाउन, यू लिख दो टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स। moderator is used, है ना। D2O and graphite is used as moderator, ठीक है। D2 and graphite is used as moderator। ये तो हैवी वाटर और ग्रेफाइट को यूज करते हैं एज मॉडरेटर, ठीक साहब, ठीक है। अब न्यूट्रॉन को स्लो तो कर दिया। थर्ड पार्ट कंट्रोल रोड्स की क्यों जरूरत पड़ी, है ना। तो टू एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन, याद है 2.5 के करीब है न्यूट्रॉन, मल्टीप्लिसिटी फैक्टर कितना है 2.5, है ना। टू एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स, सर एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन, टू एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन। सर एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन क्यों लिखे? तेरे को याद है न्यूट्रॉन 2 है? अरे यार मेरे को एक तो छोड़ना है ना, नहीं तो रिएक्शन ही बंद हो जाएगी। टू एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन, कंट्रोल रोड्स आर यूज्ड। सर इनको गिनती आती है? अरे गिनती नहीं आती, इनको मैनुअली एडजस्ट करते हैं। जब एनर्जी ज्यादा निकल रही होती है तो कंट्रोल रोड को थोड़ा नीचे दबा देते हैं रिएक्टर में, ठीक है। अभी देखेंगे रिएक्टर का डायग्राम उसे मालूम पड़ेगा। और जब एनर्जी कम हो रही होती है तो इसको बाहर निकाल देते ताकि न्यूट्रॉन जा सके और एनर्जी बढ़ जाए। तो इनको एडजस्ट करते हैं ऑटोमेटिकली या मैनुअली। टू एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स कंट्रोल रोड यूज। CD रोड्स, कैडमियम रोड्स आर यूज्ड एज कंट्रोल रोड्स, बिकॉज क्यों करते हैं? बिकॉज इट इज गुड एब्जॉर्वर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। जापान में जो रिएक्टर ब्लास्ट हुआ था उसमें कंट्रोल रोड ने काम करना बंद कर दिया था, समझ में आ गई, इसलिए वो ब्लास्ट हो गई रिएक्टर, ठीक है। अभी थोड़े टाइम पहले, हाँ ये 2-4-5 साल हुए, देख लेना जो भी। हाँ तो कंट्रोल रोड आर यूज्ड एज ए कैडमियम। हाँ कूलेंट में लिखो, कूलेंट है ना, अगला पार्ट है कूलेंट, ये फोर्थ पार्ट हो गया कूलेंट, ठीक है, ठीक है। तो लिखो टू रिमूव द considerable amount of heat produced in fission process, है ना। To remove the considerable amount of heat produced in fission process, some suitable fluids कौन से फ्लूइड आर यूज्ड, ठीक है। एंड नोन एज कूलेंट, आर यूज्ड इज नोन एज कूलेंट, इज नोन एज कूलेंट, उन्हीं को कूलेंट बोलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल कौन सा हो गया? कोल्ड वाटर है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर H2O, CO2, ठीक है, एंड एयर एटसेट्रा, है ना। एयर भी हीट ले लेके अगले को ठंडा कर सकती है।
समझ में आ गई क्या? तो ये सब कूलेंट हो गए, ठीक है। अब देखो ये तो सर सारी बात हो गई है ना। हाँ बेटा, अब बताओ जैसे अपना ये न्यूक्लियर रिएक्टर हो गया ना कंप्लीट, तो इसमें ये बताओ मेरे को कि अगर एज ए फ्यूल किसको यूज करते हैं? यूरेनियम। वेरी गुड, तो यूरेनियम है ना, रिवाइज करा रहा हूं यूरेनियम। तो यूरेनियम 92U, बताओ कितना आइसोटोप होते हैं इसके यूरेनियम के? सर दो। कौन कौन से? 235 और 238, मतलब मेनली दो आइसोटोप जो अपने को मिक्सचर में मिलते हैं, 235 238। कौन सा फिजनेबल है इनमें से? 235। क्या अपने आप फिजन कर देता? नहीं सर, क्या करना पड़ता? न्यूट्रॉनों की बम्बार्डिंग। कौन से फास्ट? नहीं, स्लो। तो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन जाके गिरते हैं 235 पे और 236 मिलता है, और वो फिजनेबल प्रोडक्ट है। 3 अलग अलग टाइप की रिएक्शन देता है, 2 या 3 या 4 नए न्यूट्रॉन जनरेट हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, तो उसका मल्टीप्लिसिटी फैक्टर कितना होता है? 2.5। कितना होता है बेटा? 2.5। क्लियर है? तो 2.5 टाइम्स होती जाएगी रिएक्शंस, ठीक सर। अच्छा, उसके बाद क्या है? एज ए मॉडरेटर किसको काम में लेते हैं बेटा? हैवी वाटर या ग्रेफाइट। समझ गए? दीज आर इजीली अवेलेबल और गुड मॉडरेटर, ठीक है। तो ग्रेफाइट या हैवी वाटर, मतलब आपको कंपैरिजन मॉडरेटर और भी ले सकते। मॉडरेटर का काम क्या? न्यूट्रॉनों को स्लो करना। कैसे करता? अंदर कोलिजन होते हैं, तो वो तो अपन और पे भी दिमाग लगा सकते हैं, लेकिन हाँ पॉकेट में मिलता है वाटर, वाटर दिक्कत का है, ठीक सर। अगर मॉडरेटर नहीं लगाओ, मान लो, अब देखो क्वेश्चन को ट्रिकी बना देगा वो। अगर न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर यूज ना करें और पूरा रिएक्टर वगैरह सब बना दे, तो क्या होगा? क्या होगा? क्या रिएक्शन आप चालू करोगे और बंद हो जाएगी, 2 न्यूट्रॉन गिराओगे और वापस एक बार होगी फिर बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बाकी के न्यूट्रॉन स्लो हो ही नहीं पाएंगे। सर वो बाकी के जो एमिटेड न्यूट्रॉन है फास्ट कैसे हुए? याद है किसी भी रिएक्शन में जो क्यू वैल्यू निकलती है वो सब में बढ़ जाती है, तो काइनेटिक एनर्जी, जबरदस्त एनर्जी होगी उनके पास, ठीक सर। अच्छा, अब मॉडरेटर वाली बात हो गई। अगर मॉडरेटर यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा? समझ में आ गया। अगर कंट्रोल रोल लगाना भूल जाऊं तो क्या होगा? कंट्रोल रोल लगाना भूल गया मैं, तो रिएक्शन चालू तो हो जाएगी, न्यूट्रॉन स्लो भी हो जाएंगे मॉडरेटर से, और रिएक्शन जीपी बनती जाएगी 2.5 4 गुना 5 गुना, है ना, ऐसे 2 4 8 16 32 बताया था, अनकंट्रोल चेन रिएक्शन हो जाएगी और रिएक्टर ब्लास्ट हो जाएगा। तो कंट्रोल रोल लगाना भूल गए तो क्या होगा? ये समझ में आ गया, वो समझ में आ गया, ठीक है। कूलेंट, कूलेंट का काम तो आपको पता ही है ना। तो कूलेंट क्या करेगा? उससे टरबाइन चलवा देगा। देखो इधर से, तो ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल है ना, इसके अंदर एक रोटर रखा होगा, क्लियर है, मतलब सॉरी वो कोयल रखी होगी, इस कोयल से एक रोटर जुड़ा हुआ होगा, मतलब फैन जुड़ा हुआ होगा, है ना। अब यहाँ से स्टीम, वो जो कंट्रोल मैनर में स्टीम लाऊंगा मैं, जो बनाई थी मैंने, है ना, उसको यहाँ पे कंट्रोल मैनर में गिरा दो, ये तो ये स्टीम गिरेगी तो ये ब्लेड घूमेगी, समझ गए। तो यहाँ से स्टीम गिरेगी तो ये ब्लेड रोटेट होगी, क्लियर है। और ये ब्लेड रोटेट होगी तो कोयल चलेगी, कोयल चलेगी तो ये में इंड्यूस होगा, ये में इंड्यूस होगा तो बल्ब जलेगा, क्लियर है ना। तो ये कंट्रोल मैनर में गिरेगी और ये फैन रोटेट करेगा। सर समझ में आ गई? तो ये तो इस टाइप से ईएमएफ इंड्यूस होता है। सर सारी बात मेरे समझ में आ गई, ठीक है। चलो, तो ये हो गया पूरा ऑल अबाउट न्यूक्लियर रिएक्टर, है ना। अगले टर्न पे इस पे न्यूमेरिकल करेंगे अपन।